प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 भूगोल का मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। भूगोल का मॉडल पेपर 1 है वो हमने पिछली क्लास में देखा था। इसमें से आपके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उनका संग्रह हम आपके सामने देख रहे हैं। यह आपके प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ये प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं। कि जीवन में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। कि जीवन में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोगों का तो काम ही है बातें बनाना और टांग खींचना। आप अपना कार्य करते रहे और समय का सदुपयोग करें। तो बिना देरी के अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपका जो खंड ए है वो एमसीक्यू प्रश्न संबंधित होगा और इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो आधे नंबर का होगा। इसमें पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पट्टी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा है वो किसने दी? ये आपके अस्थिर पट्टी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये मानव भूगोल की परिभाषा आपके है वो सैंपल यानी कि एनएलसी सैंपल ने दी। इसमें आपका ऑप्शन से है वो सही होगा। अगला दूसरा है, निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल निम्न में से किसके उपक्षेत्र है? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र है। तीसरा है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है जन्म माइनस मृत्यु यानी कि जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाना। उसके बाद चौथा है, प्रवास का अपकर्ष कार्य क्या है? यानी कि प्रवास को जो प्रभावित करने वाला प्रवास का सकारात्मक कार्य क्या है? सकारात्मक कार्य है काम के बेहतर अवसर। काम के बेहतर अवसर है वो लोगों को अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। उसके बाद पांचवा है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? आपके जो मानव विकास की अवधारणा है उसका प्रतिपादन है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही है। उसके बाद छठा प्रश्न है, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? सहकारी कृषि है वो सबसे अधिक आपके है वो डेनमार्क में होती है। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही है। आगे सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? आपके जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन का स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है यानी कि किसी एक व्यक्ति या एक निजी संस्था के हाथ में होता है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय क्रियाकलाप है? आपके जो खेती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है, बुनाई है वो भी प्राथमिक क्रियाकलाप है और व्यापार है वो तटीय क्रियाकलाप है और आखेट यानी कि जो आपके शिकार करना है ये भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसमें आपके ऑप्शन है वो सही है। व्यापार एक तटीय क्रियाकलाप और तटीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें नौवां प्रश्न है, किस क्षेत्र में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? आपके जो ब्राजील है उसमें रेल मार्ग का सघनतम जाल है वो पाया जाता है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव है? यानी कि जो विश्व व्यापार है वो सर्वाधिक किस महाद्वीप से होता है? आपके उत्तरी अमेरिका उस महाद्वीप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसमें ऑप्शन है वो सही है। आगे 11वां है, भारत में किस क्षेत्र में आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि अर्थात झूमिंग कृषि नहीं की जाती? आपके जो झूमिंग कृषि है वो असम में की जाती है, मेघालय में की जाती है, त्रिपुरा में की जाती है। ये मुख्य रूप से जो जनजाति या वन वाले इलाके है उसमें झूमिंग कृषि की जाती है। पंजाब है उसमें झूमिंग कृषि नहीं की जाती, इसमें गहन निर्वाह कृषि की जाती है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय भारत में विशालतम भाषाई समूह यानी भारत में सर्वाधिक भाषा बोलने वाला कौन सा समूह? भारत में जो सर्वाधिक भाषा बोलने वाला समूह है वो है भारतीय आर्य। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है? आगरा आपके नदी तट पर है, पटना भी नदी के तट पर है, कोलकाता भी नदी के तट पर है, लेकिन भोपाल है वो नदी तट पर नहीं है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। आगे 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो आपके गंगा नदी पर है और ये हल्दिया और इलाहाबाद के बीच पड़ता है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पोताश्रय आपके जो है वो विशाखापट्टनम है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आगे 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य यानी कि जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी? जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है वो अतिसार है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? आकेट है वो प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, कृषि प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, मत्स्य पालन प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, लेकिन विनिर्माण यानी उद्योग है वो द्वितीय क्रिया का उदाहरण है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही। उसके बाद आपका 18वां प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा धार्मिक समूह कौन सा? भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा धार्मिक समूह है वो है जैन। इसमें ड ऑप्शन सही। और भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो आपके धार्मिक समूह है वो है हिंदू। इसमें यह आपसे पूछा जा सकता है, आपको जो धार्मिक विविधता है इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है और रिक्त स्थान से संबंधित है,
इसमें पहला है, एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में भूगोल खालजगा अनुभविक एवं व्यवहारिक है। भूगोल है वो समाकलनात्मक, यानी कि ये समाकलन संबंधी अनुभव और व्यवहारिक सब्जेक्ट है। समाकलनात्मक आएगा, समाकलनात्मक। उसके बाद दूसरा है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, यानी कि लोग जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान आपके कहलाता है उद्गम स्थान, यानी कि जो लोगों का निवास स्थान है जहाँ से छोड़कर जाते हैं उनका वो उद्गम स्थान कहलाता है, और छोड़कर जहाँ जाते हैं नई जगह वह उनका गंतव्य स्थान कहलाता है। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी खालजगा, जनसंख्या वृद्धि को खालजगा में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को हमेशा है वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई। उसके बाद चौथा है, अति उच्च मानव विकास वाले देश वह है जिनका स्कोर खालजगा से ऊपर है। अति उच्च स्कोर वाले मानव विकास के वे देश है जिनका स्कोर है वो 0.800 से ऊपर है। उसके बाद है, अंगूर की कृषि खालजगा क्षेत्र की विशेषता, यानी कि अंगूर की कृषि है वो विशेष रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? अंगूर की कृषि है वो आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता। अंगूर की कृषि विशेष रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। उसके बाद छठी खालजगा, यूरोप में विश्व का खालजगा रेल तंत्र पाया जाता है। यूरोप में विश्व का है वो सघनतम रेल तंत्र है वो पाया जाता है। आपके महाद्वीप का पूछे तो यूरोप और देश का पूछे तो ब्राजील। उसके बाद सातवीं खालजगा, भारत में नगरों का अभ्युदय खालजगा काल में। भारत में नगरों का अभ्युदय है वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ, यानी कि इतिहास में वो प्राचीन समय से वह, इसमें आपके प्रागैतिहासिक काल आएगा। यह आपके इसकी खालजगा, और ये बहुत ही मोस्ट पर्सन है, ये आपके पहले की भी परीक्षा में पूछा हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आठवां, ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश लोग खालजगा आर्थिक क्रिया में संलग्न रहते हैं। जो ग्रामीण बस्तियों के लोग हैं वो अधिकतर है वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। आप जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, इन पर। उसके बाद नौवीं खालजगा, बस्तियाँ आकार और खालजगा में भिन्न होती है। बस्तियाँ आकार और प्रकार दोनों प्रकारों में है वो भिन्न होती है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC, ये आपके कहाँ स्थित है? ये आपके है हैदराबाद में स्थित है। NRSC की फुल फॉर्म आपके होगी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये आपके हैदराबाद में है वो स्थित है। उसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है अति लघुत्मक प्रश्नों से संबंधित। इसमें आपके एक एक नंबर के ये प्रश्न है। इसमें पहला है, प्रवास के अपकर्षक कारक, यानी वह कौन से कारक है जो सकारात्मक कारक है और प्रवास के लिए लोगों को बाध्य करते हैं। इसमें आपके जो अपकर्ष कारक है वो काम के बेहतर अवसर है, और रहन सहन की अच्छी सुविधा है, शांति है, स्थायित्व है, और अनुकूल जलवायु है, और लोगों के जो सुरक्षा संबंधी तत्व है वो भी आपके प्रवास के अपकर्ष कारक है। इसमें आपके एक नंबर का है तो कोई 3-4 कारक है वो लिखने हैं। इसमें दूसरा है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान है वो 131वां स्थान है वो है। उसके बाद तीसरा है, कोल खोज क्या है? कोल खोज आपके जो रूस में जो सामूहिक कृषि होती है उसे आपके कोल खोज कहा जाता है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये रूस में की जाती है, और जो सामूहिक कृषि होती है उसे कोल खोज है वो कहा जाता है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का है वो विश्व में दूसरा स्थान है आपके, और पहला है वो चीन का है। पांचवा है, पश्चिम बंगाल में किसानों द्वारा बोई जाने वाली चावल की किन्हीं दो फसलों के नाम लिखिए। पश्चिम बंगाल में जो किसान चावल की दो फसलें बोते हैं उसमें एक है ओस और एक है आपके अमन। ये आपके पश्चिम बंगाल के किसान है वो एक साल में चावल की 3 फसलें लेते हैं, उसे ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। यहाँ आपके दो ही पूछा हुआ है, इनमें से आपको कोई दो लिखनी है, ओस और अमन। उसके बाद छठा प्रश्न है, संचार के व्यक्तिगत साधनों के उदाहरण दीजिए। संचार के जो व्यक्तिगत साधन है जैसे कि दूरभाष यानी कि टेलीफोन है, और आपके ईमेल है, ये दोनों व्यक्तिगत है, और आपके इंटरनेट है वो भी एक व्यक्तिगत साधन है। इस प्रकार आपको कोई दो साधनों के नाम लिखने। उसके बाद आठवां प्रश्न है, गैर निर्वाह कृषि के दो प्रकारों के नाम बताइए। आपके एक तो गैर निर्वाह कृषि का प्रकार होगा चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि, और एक होगा चावल रहित गैर निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि में आपके मुख्य रूप से चावल का उत्पादन होता है, और चावल रहित है उसमें अन्य जो गैर निर्वाह कृषि की फसलें हैं वो उनका उत्पादन होता है। ये आपके गैर निर्वाह कृषि के दो भाग है। उसके बाद इसका नौवां प्रश्न है, भारत के वो राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम एवं अधिकतम है लिखिए। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। यह आपके 9 अति लघुत्मक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके चौथे प्रश्न से लघुत्तरात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा, और इसमें आपको 30 से 40 वर्डों में वो उत्तर देना है। इसमें चौथा प्रश्न है, मानव भूगोल के क्षेत्रों के
नाम बताइए। मानव भूगोल के आपके जो क्षेत्र है वो निम्नलिखित है: सामाजिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल व चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल है वो शामिल है। उसके बाद आपके दूसरा है नगरीय भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का भाग है। तीसरा है राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन और सैन्य भूगोल शामिल है, ये आपके MCQ में भी पूछा गया है। चौथा है जनसंख्या भूगोल। पांचवा आवास भूगोल, आवास भूगोल में संसाधन है, कृषि है, उद्योग है, विपणन है, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है वो शामिल है। इस प्रकार आपके ये भूगोल के क्षेत्रों के नाम आपको बताना है। 5वां प्रश्न है आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक की दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है। और आकार के आधार पर आपके विनिर्माण उद्योग कौन कौन से और उनकी दो विशेषताएं बतानी है। आकार के आधार पर आपके पहला उद्योग है कुटीर उद्योग। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। ये कुटीर उद्योग है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है और इसमें शिल्पकार है वो स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग करते हैं, जो कच्चा माल उनके क्षेत्र में होता है। इसमें दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। इसमें अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें भी स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग है। इसमें जो अर्धकुशल श्रमिक ये कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा और बड़े पैमाने से थोड़ा छोटा होता है, यानी कि ये मीडियम साइज का उद्योग है वो होता है। उसके बाद तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें विशाल बाजार की आवश्यकता होती है। इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी और विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ये आपके मुख्य रूप से वो टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। उसके बाद छठा प्रश्न है विभिन्न प्रकार के भंडारों का उल्लेख कीजिए। भंडारों के प्रकार आपके जो भंडार है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है उपभोक्ता भंडार। फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय आते हैं। दूसरा विभागीय भंडार, वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंपे जाते हैं। तीसरा है श्रृंखला भंडार। ये अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारी माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। जो श्रृंखला भंडार है इसमें एक ही मालिक के अनेक जगह एक ही नाम की जो है वो दुकानें होती है, उसी अनुभव के वो अन्य दुकानों में काम लिया जाता है। इस प्रकार इसमें ये भंडार आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद आपका 7वां प्रश्न है सुएज नहर के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये आपके जो सुएज नहर है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपके बोर्ड में सुएज नहर या पनामा नहर दोनों का पूछा जा सकता है, या दोनों में आपके अंतर पूछा जा सकता है। आपको इन दोनों नहरों को है वो विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुएज नहर यूरोप और हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। ये लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्येक समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमार्ष आंतरिक महाद्वीप की तुलना में घटाती है। यह जल बंधकों से रहित है और समुद्री सतह के बराबर है। सुएज नहर से यूरोप और दक्षिण एशिया के देशों को अत्यधिक है वो लाभ मिला है। उसके बाद आपके 8वां प्रश्न, ये भी मोस्ट प्रश्न है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश में होने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत शुष्कता सहन करने वाली फसलें जैसे रागी, बाजरा, चना आदि की कृषि की जाती है। जबकि फसलों की आवश्यकता से अधिक होने वाली वर्षा क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है वो आर्द्र कृषि कहलाती है। आर्द्र कृषि में चावल, जूट, गन्ना जैसी अधिक फल की आवश्यकता वाली फसलों की कृषि है वो की जाती है। इसमें आपके जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। इसमें जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है वो बोई जाती है, और जहाँ वर्षा है वो फसल की आवश्यकता से अधिक होती है वहाँ आर्द्र कृषि की जाती है, जैसे कि आपके चावल है, जूट है, गन्ना है। इसके बाद 9 है वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ लिखिए। वर्षा जल संग्रहण के आपके लाभ है वर्षा के जल को संग्रहित करके पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। लगातार नीचे गिरते भूमिगत जल के स्तर को रोका जा सकता है। इससे फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इससे आप हम है वो भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, हमारे कार्य के लिए जल का उपयोग कर सकते हैं, और जो भूमिगत स्तर नीचे गिर रहा है उसको हम वापस बढ़ा सकते हैं, और जो प्रदूषक तत्व है उनसे बच सकते हैं। उसके बाद आपके 10वां प्रश्न है परिवहन एवं संचार में कोई 3 अंतर बताइए। परिवहन और संचार में आपके ये अंतर है। पहला है लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का साधन परिवहन कहलाता है, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यक्ति तक विचार, दर्शन और सूचनाएं भेजने का साधन है वो संचार कहलाता है। इसमें आपके परिवहन में है वो लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, जबकि संचार में विचार, दर्शन और सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। इसमें दूसरा परिवहन देश के आर्थिक विकास को गतिशीलता प्रदान करने के लिए परिवहन आवश्यक है, जबकि देश की सामाजिक प्रगति के लिए संचार आवश्यक है। देश की आर्थिक गतिशीलता के लिए तो परिवहन आवश्यक है, और सामाजिक प्रगति के लिए है वो संचार आवश्यक है। तीसरा अंतर है परिवहन मुख्यतः सड़क, रेल, जलमार्ग और वायुमार्ग द्वारा संपन्न होता है, जबकि डाक, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन आदि प्रमुख है वो संचार के साधन है। ये इसमें आपको 3 अंतर लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और सारणी बनाकर है वो भी लिख सकते हो।
इसके बाद 11वां प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय दोनों स्रोतों से होता है। प्राकृतिक स्रोतों में अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधों, मृत पशुओं के सड़ने आदि से होता है। मानवीय स्रोतों में जल प्रदूषण के कई स्रोत है, जैसे उद्योगों का कचरा है, रसायन जल में प्रवाहित करना, मल मूत्र का जल में बहाव, नगरीय वाहित जल, कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग, धार्मिक मेले, पर्यटन आदि से जल है वो तीव्र गति से प्रदूषित हो रही है। ये आपके जल प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत है, प्राकृतिक और मानवीय। इसके बाद आपके प्रश्न संख्या 12 से वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा और इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में वो अथवा में भी पूछा जाएगा। इसमें पहला है 12वां है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं वो निम्नलिखित है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस प्रकार की कृषि पद्धति में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल है। चौथा है, चारे की फसलें मिश्रित कृषि की प्रमुख घटक है। पांचवा, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ये आपकी मिश्रित कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। मिश्रित कृषि में फसलों के साथ पशुओं यथा मवेशी, भेड़, सुअर और कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। मिश्रित कृषि में शस्यवर्धन और अंत्य फसली कृषि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें है वो प्रत्येक ऋतु में अलग अलग फसल है वो परिवर्तित करके बोई जाती है। इसमें आपके अथवा में भी पूछा जाएगा, आपकी यदि ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है, डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। आपकी जो डेयरी कृषि की वो प्रमुख विशेषता ये है, डेयरी कृषि अर्थात व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। इस प्रकार की कृषि में पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार और दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के लिए पूंजी अधिक चाहिए। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। चौथा है, डेयरी कृषि में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसलों के समान इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता नहीं हो। इसमें आपके जो डेयरी कृषि है इसमें वर्ष भर कार्य होता है और इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें कोई भी अंतराल है वो नहीं होता है। इसकी 5 विशेषता है, डेयरी कृषि कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये ताज़ा दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के है वो अच्छे बाजार होते हैं। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए। भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतु पाई जाती है, जिनमें पहली है खरीफ फसल। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय ग्रीष्म काल में बोई जाने फसलें हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती है। ये फसलें शीतकाल से पहले पककर तैयार हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय फसलें जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार आदि की कृषि की जाती है। उसके बाद आपकी दूसरी है रबी फसल। रबी फसल वर्षा ऋतु के पश्चात शीतकाल में अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। ये फसलें ग्रीष्म काल से पूर्व मार्च अप्रैल तक पककर तैयार हो जाती है। इस फसल ऋतु मुख्यतः शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलें जैसे गेहूँ, चना, सरसों आदि बोए जाते हैं। उसके बाद आपकी तीसरी है जायद फसल ऋतु। ये एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। इसमें सामान्यतः तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियों व चारा फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है। आपके जायद फसल है वो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में अल्पकालिक फसल ऋतु ये 2 से 3 महीनों में पककर तैयार हो जाती है। जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है उन क्षेत्रों में की जाती है। उसके आपके अथवा में है खरीफ या रबी। खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। ये आपकी खरीफ की फसल है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय बोई जाती है। ये शीतकाल से पहले पककर तैयार हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, कपास, जूट और ज्वार की कृषि की जाती है। जबकि रबी फसल है वर्षा ऋतु पश्चात शीतकाल में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये ग्रीष्मकाल से पूर्व मार्च अप्रैल तक पककर तैयार हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से गेहूँ, चना और सरसों बोए जाते हैं। उसके बाद आपका जो 14 प्रश्न है वो है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं आपके है वो ये है, जल आवंटन में पहली प्राथमिकता सभी मानव जाति और प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की होनी चाहिए, अर्थात सभी मानव जाति और अन्य प्राणियों के लिए पेयजल हेतु पर्याप्त एवं शुद्ध जल उपलब्ध होना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति 2002 की जो महत्वपूर्ण पहली विशेषता वो है, सभी लोगों को है वो पेयजल उपलब्ध करवाया जाए, जो पेयजल है वो शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो। दूसरा, जिन क्षेत्रों में पेयजल का कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है वहाँ बहुउद्देशीय परियोजना में पीने के पर्याप्त पानी और शुद्ध जल की सुनिश्चितता को सुनिश्चित करना, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से जहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है वहाँ लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाना। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषता ये भी रखी गई कि सतही और भौम जल दोनों की गुणवत्ता की जाँच नियमित रूप से होनी चाहिए और जल की गुणवत्ता को सुधार करने का एक चरणबद्ध कार्य क्रम प्रारंभ करना चाहिए। जो आपके सतही और भूमिगत जल है वो दोनों की गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए और इनकी है वो गुणवत्ता कैसे बनाई रखी जाए इसके लिए एक चरणबद्ध है वो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसके अथवा में आपके है जल गुणवत्ता में कमी के कारणों का संक्षेप में
वर्णन कीजिए। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से, यानी कि जिस जल में है वो जल शुद्ध होगा वह जल गुणवत्ता युक्त होगा, और जिसमें अनावश्यक बाहरी पदार्थ हो गए हुए उसमें जल की गुणवत्ता वो कमी होगी। सामान्यतः जल बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्टों के मिलने से प्रदूषित हो जाता है, जिस कारण मानव उपयोग के योग्य नहीं रहता। ये प्रदूषित जल जब झीलों, सरिताओं, समुद्रों और अन्य जलाशयों में मिलता है तो ये विषैले पदार्थ उस जल में घुल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं, जिससे भौम जल भी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार जल के गुणों में हुई कमी के कारण जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। भारत में गंगा और यमुना शब्द से प्रदूषित नदियां हैं। वर्तमान में मानवकृत कारणों के कारण सबसे अधिक जल प्रदूषित होता है। ये आपके जल की गुणवत्ता में कमी है, जल प्रदूषण के क्या कारण है, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपका जो खंड द है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा। ये भी आपके अथवा में पूछे जाएंगे। इसमें पहला है वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषता। वाणिज्य पशुधन पालन एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय है जो मुख्यतः पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये जो वाणिज्य पशुधन पालन है वो इसका मुख्य उद्देश्य है वो पूंजी प्राप्त करना है। वाणिज्य पशुधन पालन पशु चारा के फार्म स्थायी होते हैं और विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। तीसरा, पशुओं की चराई को नियंत्रित करने के लिए इन विशाल चारागाह क्षेत्रों को बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। चौथा है, जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूर से छोटे क्षेत्रों में ले जाया जाता है। और पांचवा है, इस व्यवसाय में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। छठा है, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जहाँ भेड़, बकरी, गाय, बैल तथा घोड़े प्रमुख पाले जाने वाले पशु है। इन पशुओं से प्राप्त मांस, खाले और ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित और डिब्बाबंद कर विश्व के बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुओं को पालन है वो वैज्ञानिक ढंग और उस तकनीक के माध्यम से किया जाता है। इसमें आपके वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवसाय में मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। और आपके जो वाणिज्य पशुधन पालन है उसके प्रमुख क्षेत्र है विश्व में मुख्यतः न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो प्रेरी के मैदान और दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस है वो मैदान में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। ये आपके जो प्रमुख क्षेत्र है ये आपके क्षेत्र भी पूछा जा सकते हैं, और ये क्षेत्र आपके वो मैप में दर्शाने के लिए पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इन मैप को, इन क्षेत्रों का वो मैप में दर्शा कर भी एक दो बार इनका अभ्यास कीजिए। इसके अथवा में आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता और क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विश्व में कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि अधिक होने के कारण बड़े बड़े फार्मों पर की जाने वाली कृषि को विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के नाम से जाना जाता है। कृषि यंत्रों का अधिक प्रयोग कारण जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है उसको यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। ये एक आधुनिक कृषि प्रणाली है जिसका विकास औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मांग बढ़ने के कारण हुआ है। इसमें आपके जो प्रमुख फसलें विश्व में मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती। इसकी जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल है वो है गेहूँ। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई और जई भी बोई जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र और प्रदेश है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मुख्यतः यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अमेरिका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में की जाती है। आपके मुख्य रूप से घास के मैदान है, और इन घास के मैदानों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं। स्टेपीज यूरेशिया में, और प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और पंपाज अर्जेंटीना में। ये आपके पूछे भी जा सकते हैं और आपको मैप में दर्शाने के लिए भी पूछा जा सकता है। इसकी आपकी मुख्य विशेषता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि समतल भूमि वाले क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार कृषि में खेत जोतने से कटर फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों की सहायता से किया जाता है। इसमें जो सभी कार्य वो मशीनों से किया जाता है। तीसरा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन यानी कि क्षेत्र अधिक होने के कारण प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, जबकि बड़े क्षेत्र का मालिक एक ही होता है, इस कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो अधिक होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस कृषि में वो प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। यह आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में होता है। उसके बाद इसकी विशेषता ये कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है, जिसे खाद्यान्नों की मांग क्षेत्र में निर्यात किया जा सके। इसका मुख्य आधार है वो व्यापार करना है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहले आपको फसल का परिचय लिखना, फिर जलवायु दशा और फिर उत्पादक क्षेत्र। इसमें आपके फसल परिचय, चावल एक खरीफ की फसल है। ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल की उत्पत्ति का केंद्र कंडेले के अनुसार दक्षिण भारत को माना जाता है। इसके अतिरिक्त म्यांमार, थाईलैंड और पश्चिमी अफ्रीका भी इसकी उत्पत्ति के केंद्र है वो माना जाता है। चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य खाद्यान्न है। चावल की 3000 से अधिक किस्में वो पाई जाती है। चावल की प्रमुख जो
जलवायु दशा ये एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल यानी कि इसको गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में जलवायु की अनुकूलता कारण एक वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है, जिसे ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। इसके लिए आपके जो जलवायु उसमें अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई करके चावल बोया जाता है। और पश्चिम बंगाल में वो चावल में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है, जिनको ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। इसके बाद है चावल के उत्पादक क्षेत्र। विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 22.07% है तथा कुल उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरे स्थान है और पहला चीन का है। चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है, यानी कि पी शॉर्टकट में याद रखते हैं PUP, यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य में अधिक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर पैदावार बहुत कम है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोए जाते हैं, यानी कि देश का जितना पूरा कृषि क्षेत्र में उसमें 25% भाग पर है वो अकेले चावल की फसल है वो की जाती है। इसके अथवा में आपके है भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। खाद्यान्न फसल, ये फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग यानी कि 66% भाग पर है वो उगाई जाती है। इन्हें मुख्यतः अनाज और दालों में वर्गीकृत किया जाता है। आपके जो खाद्यान्न फसलें उसमें अनाज और दालें दोनों ही सम्मिलित है। पहला है अनाज। अनाज में मुख्यतः निम्नलिखित फसलों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें पहली है चावल। ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो भारतीय जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। वर्ष 2018 के अनुसार भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादन कर चीन के बाद दूसरे स्थान रखता है। देश में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। उसके बाद आपका दूसरा अनाज है गेहूँ। ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश गेहूँ के प्रमुख उत्पादक राज्य। तीसरी फसल है ज्वार। ये देश में बोए जाने वाला प्रमुख मोटा अनाज है। देश की आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र से है वो होता है। इसको आप इस प्रकार भी याद रखते कर सकते हो कि ज्वार है वो मान है, इस प्रकार महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। बाजरा भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में गर्म और शुष्क जलवायु में एकल और मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। ये बाजरा है वो अकेले सिर्फ बाजरे की खेती भी की जा सकती है और अन्य फसलों के साथ भी बोया जाता है। देश में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा प्रमुख बाजरे उत्पादक राज्य है। उसके बाद पांचवी फसल है मक्का। मक्का कम उपजाऊ मृदा और अर्ध शुष्क जलवायु दशा में खाद्य और चारा फसल दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है। देश में मक्का उत्पादन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद आपके अनाज का दूसरा भाग है दालें। दालें देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भाग पर बोई जाती है और दालों की कृषि मुख्य रूप से दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। चना और अरहर देश की प्रमुख दालें हैं। इसमें आपके पहली चना है। देश में प्रमुख चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। दूसरी है अरहर तूर। देश में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा और इसके बाद मुख्यतः उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका जो 17वां प्रश्न है वो मैप से संबंधित होगा। इसमें आपके जो विश्व का मैप पूछा जाएगा और ये आपके पाठ्य पुस्तक में से ही पूछा जाएगा। ये आपके जो कृषि वाला पार्ट है उससे या जो परिवहन और संचार वाला पार्ट है उनसे पूछा जा सकता है। इसमें आपके जो पतन है, हवाई अड्डे हैं और जो प्रमुख कृषि के क्षेत्र हैं और उच्च मानव विकास वाले जो 10 देश हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। इसमें आपके पहला है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उत्तरी अमेरिका। ये आपके जो है वो वाणिज्य पशुधन पालन वाले क्षेत्र है। ये आपके उत्तरी अमेरिका यहाँ है 0 डिग्री से जस्ट ऊपर, और अर्जेंटीना आपके दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, और ऑस्ट्रेलिया आपके यहाँ एशिया के नीचे है, और न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही में या कॉर्नर में है। उसके बाद इसके बाद आपके भारत का मानचित्र पूछा जाएगा और भारत के मानचित्र में भी 4 स्थान दिए हुए होंगे। इसमें आपका पहला है वडोदरा, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है वाराणसी और चौथा है कोयम्बटूर। इसमें आपके जो भीलवाड़ा है वो राजस्थान में है, वाराणसी है वो उत्तर प्रदेश में है और वडोदरा है वो गुजरात में और कोयम्बटूर है वो तमिलनाडु में। इस प्रकार आपके ये जो पूरे 18 प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और 18 प्रश्नों का ये फॉर्मेट रहेगा। ये आप आज का अपना मॉडल पेपर पूरा। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मॉडल पेपर का लाभ मिल सके और के सभी कक्षा 12 और कक्षा 10 के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।